बृहद्रथ लास्ट मौर्यन किंग था। वेरी गुड, ठीक बच्चे। तो बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था, और फिर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। और बच्चे, पुष्यमित्र शुंग पहला किंग था प्राचीन काल का जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि हिस्टोरिकल फर्स्ट किंग इन इंडिया जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, तो पुष्यमित्र शुंग था। इस अश्वमेध यज्ञ को महर्षि पतंजलि ने करवाया था। बाकी इस वंश में ब्राह्मण कास्ट के किंग थे। पहली बार मगध में ब्राह्मण वंश आया, शुंग वंश। अंतिम राजा देवभूति मित्र था, जिसकी हत्या करके उसका सेनापति वसुदेव कण्व ने मार करके कण्व वंश बनाया था। तो शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी मगध में फर्स्ट 2 ब्राह्मण डायनेस्टी थी, और इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को मरवाया, बौद्ध विहारों को नष्ट कराया। उतनी प्रभावशाली डायनेस्टी नहीं थी बच्चों ये। लेकिन आपको बताएं कि मौर्य वंश में अशोक के डेथ के बाद 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी एडी तक बाहर से भारत पर विदेशी आक्रमणकारी आने लगे। इन विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे, यानी इंडो यूनानी। उनके बाद शक लोग आए थे, शकाज, जिसका किंग रुद्रदमन फर्स्ट था। शक के बाद पहलव और पार्थियन आए, और लास्ट में कुषाण आए थे। इन 5 विदेशी आक्रमणकारियों में ये पांचों आके इंडिया में बस गए, लेकिन पांचों में से सबसे फेमस कुषाण डायनेस्टी था। तो बच्चे, आज पोस्ट मौर्य में कुषाण वंश सबसे फेमस है। कुषाण वंश। और बच्चों, इसका टाइमिंग थोड़ा डिफरेंस है, अलग अलग जगह अलग अलग मिलेगा। एनसीईआरटी को अगर माने तो यही मिलेगा आपको। 50 बीसी से लेकर 250 एडी तक यह डायनेस्टी थी। आपको बताएं कि इस वंश के फाउंडर अगर आपसे पूछा जाए, यानी संस्थापक, तो इस वंश के संस्थापक बच्चों कुजुल कैटफिशेस कैटफिशेस थे। ये दोनों बाप बेटे थे, ये दोनों साथ साथ आए थे इंडिया में। कुजुल कैटफिशेस, वीमा कैटफिशेस, या इनको कैटफिशेस फर्स्ट, कैटफिशेस सेकेंड कहा जाता है। तो कुजुल कदफिश और विम कदफिश, ये दोनों बाप बेटे थे। तो कुजुल कैटफिशेस, वीमा कैटफिशेस बाप बेटे थे। और वैसे आपको बताएं कि तीसरा किंग इसमें कनिष्क, सबसे इंपॉर्टेंट किंग यही था। कनिष्क कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं। इसका अगर आप डेट लिखना हो तो 72 एडी से 102 एडी तक इसने शासन किया था। अच्छा, कहीं कहीं इसको 102 से 127 एडी भी दिया होता है। बच्चों, ये ठीक कम है। ये एनसीईआरटी का डेट है 72 एडी से 102 एडी, ये ज्यादा ठीक है। इसके बाद वशिष्ठ आया था। वशिष्ठ नाम मात्र का किंग था। इसके बाद हुविष्क आया था, यह भी नाम मात्र का था। लेकिन लास्ट में बच्चों वसुदेव आया था, यह अंतिम किंग था। लास्ट किंग इस वंश का यही था। तो कई किंग हैं,
यहां पर एक बात और ध्यान दीजिए, इनकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल क्या थी, तो बच्चों पुरुषपुर, आज का पेशावर, यह इनकी कैपिटल थी। और आप जानते हैं कि पेशावर कहां पर है, यह पाकिस्तान में है। तो यह बाहर से आए, पुरुषपुर पर कब्जा जमा लिए, यहीं पर अपनी कैपिटल बनाया। कनिष्क की 2 कैपिटल थी। कनिष्क ने मथुरा, मथुरा को भी कैपिटल बनाया। कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया था। तो कनिष्क की 2 कैपिटल थी, एक तो पुरुषपुर तो था ही, और कनिष्क ने मथुरा को भी कैपिटल बनाया था। दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी बच्चों। यह जानते हैं उत्तर प्रदेश में है मथुरा। तो इस तरह से कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया था, जबकि मौर्य किंग अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर शहर बसाया था। कनिष्क ने कश्मीर में अपने नाम पे कनिष्कपुर शहर बसाया, अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर शहर बसाया था। सो दीज पॉइंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि कुषाण शासक यूची कबीले से बिलोंग करते थे। इनकी ट्राइब जो थी यूची ट्राइब। बच्चों यूची कबीले से बिलोंग करते थे। ये कबीला पशु चराते थे, पशु चारक थे, ये पशु चराते थे। पशु चराते चराते नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भारत में आ गए, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से भारत में आकर यहीं बस गए, यहीं के हो गए। आप देखिए प्रारंभिक नाम इनका कैसे था, कुजुल कैटफिशेस, वेमा कैटफिशेस, है ना। बाद में कैसे नाम हो गया, कनिष्क, वशिष्क, होविष्क, वसुदेव। इसका मतलब पहले इनके अपने कल्चर में नाम था, इंडिया में आने के बाद ये अपने आप को भारतीयकरण कर लिया था। ये लोग अपने आप को इंडियनाइज्ड कर लिया था बच्चों। इंडियन ने इनको स्वीकार कर लिया, इन्होंने इंडियन को स्वीकार कर लिया, तो स्वयं को भारतीयकरण कर लिया था। इनमें सबसे फेमस कनिष्क किंग था, तो इसी के बारे में हम आपको बताते हैं। तो आप आगे देखें कनिष्क के बारे में। कनिष्क शब्द का मीनिंग कनिष्ठिका होता है, लिटिल फिंगर बच्चों। तो सबसे पॉपुलर किंग कनिष्क था इसमें। तो आइए हम कनिष्क के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पावरफुल किंग इस वंश में 72 एडी से 102 एडी तक शासन किया था। बच्चों कनिष्क नाम का मीनिंग कनिष्ठिका, लिटिल फिंगर है, छोटी उंगली है, संस्कृत भाषा है। और कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा गया है, सेकंड अशोका, क्योंकि इसने भी अशोक की तरह बौद्ध धर्म का प्रचार इंडिया से बाहर किया था, इसलिए इसको भी दूसरा अशोक कहा गया है। अशोक से कम साम्राज्य नहीं था इसका, अशोक के मुकाबले में इसका किंगडम सेंट्रल एशिया में ज्यादा फैला हुआ था। कहने का मतलब इसका किंगडम अशोक के किंगडम से कहीं ज्यादा था। इसके अंडर में सेंट्रल एशिया था बच्चों, आप समझ सकते हैं। चाइना से रेशम मार्ग, 3 रेशम मार्ग थे, तीनों रेशम मार्ग पर कनिष्क का कब्जा था। चीन दुनिया का पहला देश है जो रेशम का उत्पादन करता था। एक रास्ता इंडिया में आता था नथुला दर्रे से, सिक्किम के नथुला दर्रे से, एक वेस्ट एशिया की तरफ जाता था, और तीसरा सेंट्रल एशिया से होता हुआ यूरोप जाता था। 3 के 3 रेशम मार्ग पर कनिष्क का कब्जा था, तो विशाल किंगडम था कनिष्क का। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको सेकंड अशोका कहा गया है। बच्चों दूसरा अशोक, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा अशोक इसलिए कहा गया,
अशोक की तरह इसने भी बौद्ध धर्म का प्रचार इंडिया से बाहर किया था। लेकिन इसके दरबार में अनेक विद्वान थे। चरक नाम सुना होगा आपने। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है इसको, आयुर्वेद का जनक, यानी फादर ऑफ आयुर्वेद। बच्चों, आयुर्वेद का जनक चरक कनिष्क के दरबार में था। आयुर्वेद का जनक चरक कनिष्क के दरबार में था और चरक ने एक किताब लिखी थी, चरक संहिता, अपने नाम पर। यह किताब संस्कृत भाषा में, इसमें आयुर्वेद से रिलेटेड चरक संहिता में सारी बातें हैं। लेकिन अगर आपसे यह क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि फादर ऑफ मेडिसिन वर्ल्ड में कौन था, विश्व में मेडिसिन का जनक किसे कहते हैं, तो चरक मत लगाइएगा। चरक तो इंडिया में थे, आयुर्वेद के जनक थे। जबकि मेडिसिन की पहली मेडिसिन प्रणाली ग्रीक मेडिसिन सबसे पहले आई है। तो बच्चों इसलिए याद रखिएगा, ये पॉइंट हम स्टार लगा के बता देते हैं। हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स यह यूनान का था। हिपोक्रेट्स यह यूनान का था। इसको वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन कहा गया है। वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स को कहा गया है। चूंकि याद रखिएगा, यूनानी मेडिसिन प्रणाली पहले आई है, आयुर्वेद बहुत बाद में आया है। अब देखिए, आयुर्वेद 1st सेंचुरी एडी में आया, जबकि ग्रीक मेडिसिन प्रणाली 3rd सेंचुरी एडी में आ गया, 3rd सेंचुरी बीसी में आ गया था। तो ग्रीक मेडिसिन आयुर्वेद से लगभग 300 साल पहले आया था। वर्ल्ड में फर्स्ट मेडिसिन यूनानी मेडिसिन प्रणाली है, जिसको हिपोक्रेट्स ने बताया था। इसलिए वर्ल्ड में फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स को कहा गया है। बट चरक कनिष्क के दरबार में आयुर्वेद का जनक। इसके अलावा एक और बड़े विद्वान थे, सुश्रुत नाम था। इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। बच्चों, शल्य चिकित्सा का जनक कहा गया है। शल्य चिकित्सा का जनक कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वर्ल्ड में थे बच्चों। शल्य चिकित्सा का जनक इनको वर्ल्ड में कहा गया है। सबसे पहली सर्जरी इन्होंने वर्ल्ड में किया है और नाक की प्लास्टिक सर्जरी किया है। एक राही जिसकी नाक टूट गई, भागता हुआ इनके आश्रम में आया, इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करके उसकी नाक ठीक कर दिया। सुश्रुत के द्वारा यूज किए गए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र अल बरूनी ने अपनी किताब तहकीक हिंद में किया है। अल बरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तहकीकाते हिंद या किताबुल हिंद नामक बुक लिखा था। इस बुक में इनके द्वारा यूज किए गए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है। सो बच्चे, वर्ल्ड के फेमस सर्जन इंडिया ने दिया है। फर्स्ट सर्जन पूरे वर्ल्ड में सुश्रुत थे, कनिष्क के दरबार में थे। और इनके अलावा, इन दो विद्वानों के अलावा कनिष्क के दरबार में कई अनेक बौद्ध विद्वान थे। इनके अलावा कनिष्क के दरबार में कई और अन्य बौद्ध विद्वान थे बच्चों। इनमें आपने नाम सुना होगा वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के समय में थे। तो इनमें विद्वानों में अश्वघोष, बच्चों अश्वघोष, इन्होंने एक बड़ी फेमस किताब लिखा है, बुद्ध चरितम। यह किताब संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा में बुद्ध चरितम नामक किताब इन्होंने लिखा है, महात्मा बुद्ध के बारे में। और एक और किताब इन्होंने लिखा है बुद्ध चरितम के अलावा,
उस बुक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सौंदरानंद है बच्चों, सौंदरानंद। यह किताब भी महात्मा बुद्ध के बारे में है और यह भी संस्कृत भाषा में है। तो ऐसे बड़े विद्वान, ये वैसे थे पाटलिपुत्र में। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और अश्वघोष को अपने साथ अपनी कैपिटल पुरुषपुर में ले आया। कनिष्क की दो राजधानी थी, पहली कैपिटल पुरुषपुर थी, सेकंड कैपिटल मथुरा थी। कनिष्क ने अपने नाम पर कनिष्कपुर शहर कश्मीर में बसाया था। बच्चों आगे इसके बाद अगर आप देखें तो एक और विद्वान वासुमित्र कनिष्क के दरबार में थे। वासुमित्र चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध सम्मेलन बुलाया गया था। तो चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष थे, चौथे बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष। जबकि चौथे बौद्ध सम्मेलन के उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था, ये उपाध्यक्ष बने थे। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का चौथा सम्मेलन बुलाया गया था। आप जानते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला बौद्ध सम्मेलन बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद 483 बीसी में अजात शत्रु ने अपनी कैपिटल राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में बुलाया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप उपाली ने किया था, जिसमें सुत्त पिटक विनय पिटक को संकलित किया गया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। बच्चों बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद 383 बीसी में 383 ईसा पूर्व में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काला अशोक ने अपनी कैपिटल वैशाली में सब्बाकमी की अध्यक्षता में बुलाया था। तीसरा बौद्ध सम्मेलन 251 बीसी में कलिंग युद्ध के 10 साल बाद अशोक ने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में बुलाया था, जिसकी अध्यक्षता महाकच्चायन ने किया था। चौथा बौद्ध सम्मेलन कनिष्क ने 72 ईस्वी में कश्मीर के श्रीनगर के कुंडल वन में वासुमित्र की अध्यक्षता में अश्वघोष की उपाध्यक्षता में बुलाया गया था। तो बौद्ध सम्मेलन 4 हुए। जब जब बौद्ध धर्म में विभाजन की नौबत आई तब तब बौद्ध सम्मेलन बुला लिया जाता था, जिससे बौद्ध धर्म में डिवीजन को रोका जा सकता था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इसीलिए बुलाया गया कि बुद्ध के डेथ के बाद 500 भिक्षु इकट्ठा हुए। एक भिक्षु ने कहा कि अब हम फ्री हो गए, अर्थात जब बुद्ध की डेड बॉडी जलाई जा रही थी तो एक बौद्ध भिक्षु ने कहा मैं फ्री हो गया हूं, कुछ भी कर सकता हूं। यह सोचकर बाकी भिक्षुओं ने आश्चर्य व्यक्त किया, कहा कि बौद्ध धर्म में डिवीजन हो जाएगा। विभाजन को बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में अजात शत्रु ने बुलवाया, किंग था उस समय, महाकश्यप उपाली की अध्यक्षता में बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को सुत्त पिटक विनय पिटक पाली भाषा में कंपाइल किया गया। 100 साल बुद्ध के डेथ के बाद 383 बीसी में 383 बीसी में फिर से यही नौबत आ गया, बौद्ध धर्म में विभाजन की नौबत आ गई। तो 383 बीसी में दूसरा बौद्ध सम्मेलन वैशाली में कालाशोक नाम के किंग ने सब्बाकमी की अध्यक्षता में बुलाया और तीसरा बौद्ध सम्मेलन अशोक ने 251 बीसी में बुलाया। पाटलिपुत्र में महाकच्चायन की अध्यक्षता में। चौथा कनिष्क ने 72 ईस्वी में बुलाया, इनकी अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में। तो 4 बौद्ध सम्मेलन में अंत में चौथे बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध धर्म डिवाइड हो गया था। प्रेम प्रकाश बिल्कुल बच्चे, अशोक ने पाटलिपुत्र में महाकच्चायन के नेतृत्व में, बिल्कुल
बिल्कुल बच्चे, नागार्जुन, बिल्कुल। एक और विद्वान है। वन क्वेश्चन, बोलिए क्या है बच्चे? प्रेम प्रकाश, जल्दी से फटाफट। महायान थी वो किस क्लैन की थी? अभी आपको बता देते हैं किस क्लैन का नहीं, महायान ये बौद्ध धर्म का दूसरा संप्रदाय था। हीनयान महायान दो संप्रदाय थे बच्चे। यहाँ क्लान नहीं होगा, सेक्ट होगा। सेक्ट माने संप्रदाय। यही क्वेश्चन। बिल्कुल बच्चे, हीनयान महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कहिए, क्लैन नहीं होगा। क्लैन माने गोत्र होता है, वंश होता है। सर महामाया थी वो किस क्लैन की? कोलीय गण, कोलीय। महामाया जो थी बच्चे वो कोलीय थी, कोलीय क्लान की थी। ठीक है, महामाया कोलीय। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चे। अब देखिए, नागार्जुन एक और बौद्ध विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं बल्कि कनिष्क के समकालीन थे बच्चे, कनिष्क के समय में थे। एक बौद्ध विद्वान थे, बेहद फेमस है ये भी, नागार्जुना। यह आंध्र प्रदेश के थे। नागार्जुन ये आंध्र प्रदेश के थे। बच्चे आंध्र प्रदेश, एपी, यहां के थे ये। कनिष्क के समकालीन थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और शून्यवाद के प्रणेता इनको कहा गया है। शून्यवाद एक सिद्धांत था, शून्यवाद के प्रणेता, प्रपाउंडेड शून्यवाद। बच्चे शून्यवाद के प्रणेता, शून्यवाद का मतलब जीरो नहीं होगा, यह एक सिद्धांत है। इसको एक नाम और दिया गया है, माध्यमिक दर्शन। माध्यमिक दर्शन भी कहा जाता है, यानी माध्यमिक फिलॉसफी। माध्यमिक फिलॉसफी भी कहा जाता है इसको। तो शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन थे। बच्चों याद रखिएगा, इनका यह सिद्धांत आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वल है। आइंस्टीन बाद में आए, नागार्जुन बहुत पहले थे। इतिहास जब इंडिया का कंपाइल्ड किया तो अंग्रेजों ने करवाया, इसलिए इसको कंपेयर कर दिया गया है। नागार्जुन प्राचीन काल में थे, आइंस्टीन मॉडर्न में थे। अंग्रेज इंडिया में जब आए, इतिहास को कंपाइल्ड करने लगे तो कंपेयर करके लिख दिया। आइंस्टीन का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, सापेक्षिता का सिद्धांत। आइंस्टीन का सापेक्षिता का सिद्धांत नागार्जुन के सिद्धांत शून्यवाद के बराबर था। इसलिए आइंस्टीन, इनको भारत का आइंस्टीन कहा गया है। किसको? नागार्जुन को आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहा गया बच्चों। भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया है। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका यह सिद्धांत, नागार्जुन के यह सिद्धांत आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वल है, सापेक्षिता के सिद्धांत के बराबर है। दूसरी बात एक और बताते हैं, इनके नाम पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम है। नागार्जुन सागर डैम बच्चों यह आंध्र प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी के तट पर नागार्जुन सागर बांध है, इन्हीं के नाम पर है। यह क्वेश्चन कई दफा पूछा जा चुका है। तो ऐसे विद्वान कनिष्क के समय में थे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम आपसे चर्चा करते हैं। कनिष्क ने चौथा बौद्ध सम्मेलन बुलाया, जिसमें बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था।
कनिष्क ने चौथा बौद्ध सम्मेलन बुलाया? 72 एडी में हुआ था बच्चों, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। चौथा बौद्ध सम्मेलन किस जगह पर? कुंडल वन में हुआ था। यह श्रीनगर की कश्मीर में, कश्मीर के श्रीनगर में है बच्चों, यहां पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता हम आपको बता चुके हैं, वासुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी समय बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक को हीनयान कहा गया, इंग्लिश में इसको लेसर व्हील कहते हैं, यानी छोटी पहिया। इंग्लिश में इसको लेसर व्हील कहा गया है। और दूसरा पार्ट जो कहलाया बच्चों, उसको महायान कहते हैं। इंग्लिश में इसको ग्रेट व्हील कहा गया है, अर्थात बड़ी पहिया। तो हीनयान, महायान, यह पूछ लिया जाता है कि किसके समय में बौद्ध धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, हीनयान, महायान कनिष्क के समय में 72 एडी में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। यह भी क्वेश्चन पुटअप किया गया, कनिष्क किस संप्रदाय का अनुयायी था, हीनयान का या फिर महायान का? तो बच्चों कनिष्क इसको मानता था। कनिष्क किस समय में बट गया, और कनिष्क हीनयान संप्रदाय को नहीं, महायान संप्रदाय को मानता था। इसका फॉलोअर था। अंतर क्या था अगर ये पूछा जाए तो, हीनयान जातक कथाओं की पूजा करते थे। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं की पूजा हीनयान संप्रदाय के लोग करते हैं, जबकि महायान वाले बुद्ध को भगवान मान के बुद्ध की मूर्ति पूजा स्टार्ट किए। महायान वाले मांस खाने लगे, बुद्ध के द्वारा बताए हुए रास्ते को छोड़कर हिंसा करने लगे, बुद्ध की मूर्ति पूजा करने लगे, बुद्ध को भगवान मानने लगे। महायान वाले देवी देवताओं की पूजा करने लगे। बाद में चलकर महायान तंत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान, लामा, दलाई लामा, कर्मापा लामा, पंचेन लामा, ये सब में डिवाइड हो गया। बड़ी संख्या में महायान के संप्रदाय के लोग हैं आज की डेट में। हीनयान वाले साउथ इंडिया की तरफ चले गए, साउथ ईस्ट एशिया में फैले। महायान वाले नॉर्थ इंडिया में रह गए, नॉर्थ ईस्ट एशिया की तरफ फैले। तिब्बत, चाइना, जापान, कोरिया, इन सब में महायानिस्ट हैं। इन्हीं का ही फॉर्म है वज्रयान, लामाज, सब इसी के हैं। तो मुख्य अंतर यही है कि इन्होंने बुद्ध की आइडल वर्शिप स्टार्ट कर दिया, मूर्ति पूजा, बुद्ध को भगवान मानने लगे। आइडल वर्शिप किसकी बच्चे? बुद्ध की। महात्मा बुद्ध को भगवान मानकर इनकी मूर्ति पूजा करने लगे। जबकि ये लोग जातक कथाओं की पूजा करते थे। जातक कथा, इंग्लिश में इसको जाटकाज कहते हैं, यानी पिछले जन्म की कहानी। 500 से ज्यादा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं बच्चों। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों की पूजा हीनयान वाले करने लगे। दलाई लामा भी हैं, बिल्कुल बच्चे, लामा, बिल्कुल। आइंस्टीन ऑफ इंडिया बच्चे नागार्जुन को कहते हैं। हीनयान फर्स्ट बता दीजिए, हीनयान तो बता दिए बच्चे, जातक कथाओं की पूजा करते थे, पिछले जन्म की कथाएं। जैसे आप अजंता की गुफा में जाइए तो 500 से ज्यादा जातक कथाओं पर चित्र बने हैं। तो जातक कथा का मतलब पिछले जन्म की कथाएं। पिछले जन्म में बुद्ध किस अवतार में आए, उस समुदाय के लोगों का या उस समुदाय के जानवरों को कैसी मदद किया। और ये लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। हीनयान वाले अहिंसा में विश्वास करते हैं, बुद्ध के बताए रास्ते पे चलते हैं। और ये लोग हिंसा करने लगे थे। वज्रयान, तंत्रयान सब इसमें आ गया था बच्चों। तो मेन अंतर यही है कि बुद्ध की मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दिए और ये लोग जातक कथाओं की पूजा करते थे।
बुद्ध के बताए रास्ते पर चलते थे बच्चों, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सौंदर्यानंद में बच्चे बुद्ध की सुंदरता का बखान है, अर्थात बुद्ध के ही बारे में है, कोई और चीजें नहीं है, महात्मा बुद्ध के ही बारे में है बच्चे, कोई अलग से कुछ नहीं है। सौंदर्यानंद में बुद्ध के बारे में ही है, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ ले चलते हैं, आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। अब देखिए कनिष्क पीरियड में बुद्ध की मूर्तियां बनाने की दो शैली आई। एक गांधार शैली कहलाती है, दूसरी मथुरा शैली कहलाती है। बुद्ध की मूर्तियां इन दोनों शैलियों में बनती थी। गांधार शैली, मथुरा शैली, भारत में मूर्ति निर्माण की दो शैली कनिष्क पीरियड में फर्स्ट सेंचुरी एडी में आई। इससे पहले किसी देवी देवता की पत्थर की मूर्ति नहीं बनती थी। पहली बार कनिष्क पीरियड में बुद्ध की मूर्तियां सबसे पहले बनी है। बुद्ध को पत्थर की मूर्ति में देवता का स्थापित किया गया है। तो कनिष्क का यह पीरियड बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए देखते हैं कनिष्क के काल में मूर्ति बनाने की दो शैली। टू स्कूल ऑफ स्कल्पचर। मूर्ति निर्माण की दो शैली, मूर्ति निर्माण की दो शैली कौन कौन सी बच्चे? एक तो गांधार शैली है, दूसरी मथुरा शैली है। एक तो गांधार शैली, दूसरी मथुरा शैली है। अंतर क्या है? ये वाली स्लेट स्टोन पर बनती थी, स्लेट स्टोन या काला पत्थर पर बनाई जाती थी, और ये वाली रेड सैंडस्टोन पर बनती थी, लाल बलुआ पत्थर पर बनती थी। तो रेड बलुआ पत्थर पर बनाई जाती थी, अंतर यही है। और अंतर अगर देखना है तो फिर और अंतर आप देखिए, गांधार शैली में स्लेट स्टोन का प्रयोग किया गया बच्चों। दूसरी बात, इसका गांधार शैली का केंद्र तक्षशिला में था। तक्षशिला तो जानते हैं, तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब में, आज की डेट में पाकिस्तान के पंजाब में है। इसमें इंडो ग्रीक कला का प्रभाव है। यह इंडो ग्रीक कला से प्रभावित थी, अर्थात इंडो यूनानी कला का प्रभाव है इसमें। और बच्चे, इसमें स्टैंडिंग स्टैच्यू बुद्ध की होती थी। बुद्ध को खड़ी मुद्रा में दिखाया गया, स्टैंडिंग स्टैच्यू बुद्ध को की खड़ी मूर्तियां। तो ये अंतर है। और दूसरा जो बता रहे हैं, मथुरा शैली में अगर आप देखें तो इसमें बच्चों रेड सैंडस्टोन पर बनती थी, यानी लाल बलुआ पत्थर पर बनाई जाती थी। दूसरी खास बात क्या है इस पे, यह मथुरा में बनती थी, इसका सेंटर उत्तर प्रदेश के मथुरा में था। और यह ग्रीको रोमन कला से प्रभावित थी, ग्रीको रोमन आर्ट से प्रभावित थी, यूनानी रोमन कला से प्रभावित थी। इसमें बुद्ध सिटिंग मुद्राएं, सिटिंग मूर्तियां हैं बच्चे, सिटिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, बैठी मूर्तियां हैं। तो
यह प्रमुख अंतर है। आज की डेट में अगर आप देखें तो सबसे अधिक मूर्तियां इंडिया में इसी शैली में मिलेंगी आपको। ये वाली शैली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में थी। 2001 में तालिबान गवर्नमेंट जब 1996 से 2001 में आई थी, तो 2001 में तालिबान गवर्नमेंट ने बुद्ध की दो मूर्तियां बामियाना में खड़ी मूर्तियां थीं, एक 175 फीट ऊंची थी, दूसरी 173 फीट ऊंची थी। बुद्ध की दोनों मूर्तियों को डायनामाइट्स यही तालिबान गवर्नमेंट 2001 में उड़वा दिया था। तो आज की डेट में अगर आप देखें तो सबसे अधिक मूर्तियां इस शैली में ये पाई जाती हैं। कनिष्क की भी एक मूर्ति मिली है जिसका हेड नहीं है, पेंटालून पहने हैं, पतलून पहने हुए, मथुरा शैली में कनिष्क की एक मूर्ति मिली है। अच्छा, एक यक्ष की भी मूर्ति मिली है जिसमें चांवर डुलाती हुई, चांवर जानते हैं, पंखे की तरह चांवर डुलाती हुई एक यक्षिणी की मूर्ति भी इस शैली में मिली है, मथुरा में रखा गया है। कनिष्क की मूर्ति हेड नहीं है, पेंटालून पतलून पहने हुए, अर्थात अफगानी ड्रेस में है कनिष्क। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बच्चे, चूंकि कनिष्क पहला किंग था जिसने मूर्ति निर्माण को प्रश्रय दिया था। बट याद रखिएगा, अगर यह पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने बुद्ध की मूर्ति पूजा स्टार्ट किया था, तो महायान लगाइएगा। कनिष्क किसको मानता था? महायान संप्रदाय को मानता था। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार यह प्रश्न पुटअप किया गया है। बामियाना वाली सबसे हाईएस्ट थी लेकिन उसे डिस्ट्रॉय कर, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल प्रेम प्रकाश, बामियाना स्टू सबसे ऊंची थी, नष्ट हो गई है। अब आप आगे की तरफ चलें और आगे बताते हैं। कनिष्क देखें, पहला किंग था जो भारतीय शैली में सोने का सिक्का चलाया, गोल्ड कॉइन्स इंडियन आर्ट में चलाया। सोने का सिक्का बच्चों, सोने का सिक्का भारतीय शैली में चलाया है। पहला किंग है, फर्स्ट सेंचुरी एडी में कनिष्क ने भारतीय शैली में फर्स्ट टाइम सोने का सिक्का चलाया था। तो इसलिए यह भी एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, भारतीय शैली में इसने सोने का सिक्का चलाया था। दूसरी बात, इसके पूर्वज विम कदफिश ने भी, कनिष्क के पूर्वज विम कदफिश ने भी सोने का सिक्का चलाया था, परंतु वह भारतीय शैली में नहीं था, बल्कि वह बाहरी शैली यूनानी शैली से प्रभावित था। कनिष्क के सिक्के टाइम भारतीय शैली में चले। और दूसरी खास बात आपको बता देते हैं बच्चे, अगर यह प्रश्न पुटअप किया जाए कि फर्स्ट टाइम सोने का सिक्का किसने चलाया, तो इंडो ग्रीक किंग मिनांडर ने 165 बीसी में फर्स्ट टाइम सोने का सिक्का चलाया था। मिनेंडर इंडो ग्रीक किंग था, यह इंडो यूनानी राजा था। पहली बार इसी ने 165 बीसी में गोल्ड का सिक्का चलाया था, सोने का सिक्का। लेकिन आपको बताएं कि ग्रीक आर्ट में चलाया था, अर्थात यूनानी शैली में इसने चलाया था। तो 165 बीसी पहले आएगा, कनिष्क फर्स्ट सेंचुरी एडी में था बच्चों, कनिष्क फर्स्ट सेंचुरी एडी में था, अर्थात लगभग 250-300 साल बाद कनिष्क आया था। तो सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानी शैली में मिनेंडर ने चलाया, कनिष्क ने फर्स्ट टाइम भारतीय शैली में सोने का सिक्का चलाया था। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, तो मिनेंडर लगाइए, फर्स्ट गोल्ड कॉइन इन इंडियन आर्ट तो कनिष्क लगाइए।
दूसरी बात, मिनेंडर जो था इसने बौद्ध विद्वान नागसेन से, ये बौद्ध विद्वान थे बच्चों, मिनेंडर ने बौद्ध विद्वान नागसेन से बौद्ध धर्म को लेकर वार्तालाप किया था। मिनेंडर नागसेन के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर वार्तालाप हुआ था। मिनेंडर ने नागसेन से अनेक प्रश्न किया, नागसेन ने उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया, जिससे मिनेंडर बड़ा खुश हुआ और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। मिनेंडर नागसेन के बीच हुए इस वार्तालाप को एक किताब में रखा गया है, उस बुक का नाम है मिलिंदीपन्नु। बच्चों, बुक का नाम है मिलिंदीपन्नु। मिलिंदीपन्नु, a book which contains the religious conversation between Menander and Nagsen. Menander and Nagsen, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये पूछा गया है। मिलिंदीपन्नु एक किताब है जिसमें मिनेंडर और नागसेन के बीच बौद्ध धर्म को लेकर वार्तालाप को संकलित किया गया है। तो मिनेंडर एवं नागसेन के बीच मध्य हुए धार्मिक वार्तालाप को संकलित किया गया है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, किस भाषा में ये किताब है? तो संस्कृत भाषा में। किसने लिखा है? कोई लिखा नहीं बच्चों, बल्कि नागसेन के शिष्यों ने इस धार्मिक वार्तालाप को संकलित कर लिया है, कंपाइल्ड कर लिया है। तो इस धार्मिक वार्तालाप के बाद मिनेंडर बौद्ध धर्म को कबूल कर लिया था। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ, याद रखिएगा, कनिष्क का किंगडम काफी विस्तृत था, सेंट्रल एशिया तक इसके किंगडम में था। चाइना विश्व का पहला देश है, रेशम का उत्पादन करता था। तीनों रेशम मार्ग कनिष्क के किंगडम से होकर गुजरता था। एक रेशम मार्ग जो इंडिया में आता था वह नथुला दर्रे से आता था। नथुला दर्रा आज की डेट में सिक्किम में है, नथुला पास सिक्किम में है, इसको रेशम मार्ग कहा जाता है। यह इंडिया में आता था। रोम के व्यापारी रेड सी से अरेबियन कंट्री में आते थे, फिर फारस की खाड़ी से कोरोमंडल तट पर आते थे। रोम के व्यापारी दक्षिण भारत में इंडिया में रुकते थे, सोने के बदले में रेशम का व्यापार या रेशम का अपने देश में आयात करते थे। तो रोमन ट्रेडर इंडिया में कर्नाटक के अरिकमेडु में आकर रहते थे। अरिकमेडु कर्नाटका में एक प्लेस है जहां पर एक रोमन बस्ती मिली है, रोमन सेटलमेंट मिला है बच्चों। और यही नहीं, कावेरी पत्तनम या इसको पुहार भी कहते हैं, एक प्रसिद्ध बंदरगाह था जो कावेरी नदी के मुहाने पर था। कावेरी पत्तनम कावेरी नदी के माउथ पर था, या इसको पुहार भी कहते हैं। और मुजरिस एक जगह है कर्नाटका में, यहां पर रोमन गॉड अगस्टस की टेम्पल मिली है। रोमन गॉड अगस्टस की मंदिर कर्नाटक के मुजरिस नामक स्थान पर से मिला है। तो रोमन व्यापारी कनिष्क पीरियड में साउथ में आते थे, उनके सेटलमेंट्स थे। कनिष्क पीरियड में रेशम इंडिया में चाइना से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन कनिष्क के डेथ के बाद 102 में कनिष्क का देहांत हो गया। इसके उत्तराधिकारी निकम्मे थे, कमजोर थे। सेंट्रल एशिया वाला किंगडम उत्तराधिकारियों से निकल गया, इंडिया का कुछ भाग ही रह गया। और इन कुषाण शासकों के अंडर में गुप्त शासक अधीनस्थ शासक थे बच्चों, यानी गुप्त वंश कुषाण वंश के पतन से पहले ही आ चुका था। गुप्त शासक श्रीगुप्त कुषाण शासकों के अंडर में गिरिव्रज में शासन करता था। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ ले चलते हैं, और यह नेक्स्ट डायनेस्टी बच्चों गुप्त डायनेस्टी। तो आइए हम आपको आगे बढ़ाते हुए गुप्त वंश की तरफ ले चलते हैं।
गुप्ता डायनेस्टी, यह नई डायनेस्टी है और यह लगभग 580 तक यह डायनेस्टी थी बच्चों, कहीं कहीं 590 भी दिया है, तो मैटर नहीं करता डेट, क्योंकि एंशियंट में डेट बड़ा डिस्प्यूटेड है। बच्चे आप जितना पढ़ोगे ना उतना ही कम है, पढ़ने में देखिए लापरवाही नहीं करिए। हिनयान श्रीलंका साइड में थे बच्चों, हिनयान श्रीलंका साइड में थे। शिव प्रकाश क्या हो गया, माथे पर सिर क्यों रख दिया, सर दर्द करने लगा बच्चे, ऐसा तो नहीं होगा, सर दर्द होने लगा। हिनयान श्रीलंका में था बच्चे, कंबोडिया में था, इंडोनेशिया में था, महायान ज्यादा देशों में था, हिनयान कम देशों में है बच्चों। बिल्कुल बच्चे, शिव प्रकाश देखिए पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, मैं कह दूं नहीं बस इतना ही पढ़ो तो आप कहोगे देखो सर ने हमें रोक दिया पढ़ने से, नहीं मेरा हो जाता। पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई करने का लिमिट है। अब एग्जाम क्वालिफाई कैसे करें आप समझ सकते हैं, उसके लिए स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी यही होती है कि उस पोर्शन को ज्यादा पढ़ें जहां से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, फालतू वाले पोर्शन क्यों पढ़ोगे जहां से क्वेश्चन ही नहीं उठाते हैं। तो उस वे में हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि 27 साल का मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों, 27 ईयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है, अर्थात मैं 1992 से पढ़ा रहा हूँ। पहली क्लास मैंने 1992 में लिया था, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, तो इसलिए अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इतने दिन का। और बहुत सारे बच्चों का इतनी उम्र भी नहीं होगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे हो आप हमारे सामने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ जाइए आपको पढ़ाने का मेरा श्रेय, हमारा लक्ष्य कंप्लीट हो गया। बच्चे अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उस बात को आप समझ रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सब्जेक्ट को आपको समझने में आसानी हो जाएगी और फिर क्वेश्चन को टैकल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल सुरेंद्र बेटे, तो मेरा मकसद जो है यही है, मकसद सबका यही होता है सारे टीचर का, कि भाई आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। बच्चे लेखपाल केवल लेखपाल की नहीं, एसएससी सीजीएल का, एसएससी के अलावा जो और भी तमाम एग्जाम्स होते हैं, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेट लेवल का हो गया, पीसीएस लेवल का हो गया, तमाम एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। बताइए आप लोग जन्म 2000 का है तो पढ़ें आप लोग। और एक बात आपका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको समझ में आ रहा है, ये बात है तो इसका मतलब इस आपकी तैयारी स्टार्ट हो गई है। जिनको समझ में नहीं आ रहा इस वीडियो को एक नहीं 2-3 बार देखें, आसानी से समझ जाएंगे। और जिस दिन से समझ आने लगेगा आपका पढ़ने का इंटरेस्ट जग जाएगा, और जब आप बार बार पढ़ोगे तभी कोई चीज को रिकॉल कर पाओगे। याद नहीं करते हैं, एक बात और ध्यान रखिएगा, इतने सब्जेक्ट हैं सारा याद नहीं हो सकता है। रिकॉल करने का कोशिश करो, पढ़ के उसको रिमाइंड करो कि देखो आपको कितना याद है, प्रैक्टिस करो, रिकॉल करिए, याद ना करिए, बार बार पढ़िए, अपने आप रिकॉल होता जाएगा। याद नहीं हो सकता है, कोई याद कर करके रट रट के आईएएस थोड़ी बन जाता है, अधिकारी थोड़ी बन जाता है, कोई कर्मचारी नहीं बन पाता है। उसको पढ़िए, समझिए, सब्जेक्ट को समझ में आ गया तो अपने आप क्रैक कर जाओगे। चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लिमिट है हमारे पास। इनकी कैपिटल अगर आपसे पूछें तो बच्चों गिरिव्रज,
गिरिव्रज, पाटलिपुत्र, आज का पटना। गिरिव्रज को पाटलिपुत्र भी कहते हैं, यह इनकी राजधानी थी। बच्चों इस वंश का फाउंडर अगर आपसे पूछा जाए, संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्ता। श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक थे। 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। बोर्ड पे क्लियर दिख रहा है ना बच्चों, जो मैं लिख रहा हूं ये आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है ना बोर्ड पे? बोर्ड पे अच्छी तरह से दिख रहा है? ओके ओके। एक बच्चे ने लिखा था थोड़ा इंक डाल लीजिए, तो इंक भी डाल लिया। आई थिंक बोर्ड पे तो दिख रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत साफ लिखता हूँ और थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड है। ब्लर है, ब्लर आप अपना नेटवर्क चेक करें, ब्लर क्यों हो रहा है? मेरा तो नेटवर्क सही जा रहा है बच्चे, आप अपना चेक करके देख लो, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम्स होती है। चलिए, तो श्रीगुप्ता यह पहला किंग था। इसका बेटा घटोत्कच गुप्त था। बच्चों 280 से 319 एडी तक घटोत्कच गुप्त शासन किया था। अब देखिए, ये दोनों कुषाण शासकों के अंडर में शासन करते थे। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण किया था। महाराजा की टाइटल इस समय वही धारण करता था जो किसी के अंडर में शासन कर रहा हो। तो ये दोनों कुषाण वंश के शासकों के अधीनस्थ शासक थे। बच्चे तीसरी बात, इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त फर्स्ट था। थ्री 19 से 335 एडी तक चंद्रगुप्त फर्स्ट, यह इसको वास्तविक संस्थापक मानते हैं। गुप्त वंश का रियल फाउंडर यही था। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। इसने कुषाण शासकों की अधीनता छोड़ दिया। इसकी उपाधि थी बच्चों महाराजाधिराज। पहला गुप्त किंग था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था। अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे। सोने और चांदी का सिक्का चलाने वाला पहला गुप्त राजा यही था। इनके अपने सिक्के नहीं थे बच्चों, इसने फर्स्ट टाइम सिक्का भी चलाया था सोने और चांदी का। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, 320 एडी में इसने गुप्त संवत चलाया था, गुप्ता एरा, गुप्त कैलेंडर चलाया था बच्चों। पहला गुप्त राजा जिसने अपने राजतिलक के उपलक्ष्य में, स्वतंत्र किंग बनने के उपलक्ष्य में गुप्त कैलेंडर चलाया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, सोने और चांदी के अपने नाम के सिक्के चलाए। इसलिए यह फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग था। ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं थे, इनकी टाइटल महाराजा की थी। यह इंडिपेंडेंट था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था और ये कैलेंडर भी चलाया। इसलिए आप याद रखिए, इसको रियल फाउंडर कहते हैं। रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक यही था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बच्चों, रियल फाउंडर गुप्त वंश का चंद्रगुप्त फर्स्ट था। तो इसलिए कहीं कहीं दिया होता है फाउंडर श्रीगुप्त लगाइए, या फर्स्ट नॉन गुप्त राजा पूछे तो यही लगाइए। रियल माने वास्तविक संस्थापक, रियल शब्द का मतलब वास्तविक संस्थापक, अर्थात फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग कौन था, तो बच्चों यही था। लेकिन आपको बताएं कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। इतिहास में प्राचीन काल में एक और प्रसिद्ध किंग समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था। तो इतिहास प्रसिद्ध समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया है। आपने सुना होगा, इसे इंडियन नेपोलियन कहा गया है।
समुद्रगुप्त 335 एडी से 375 एडी तक, कहीं कहीं 380 एडी भी दिया होता है, लेकिन यही लिखा ठीक है। समुद्रगुप्त को आप जानते हैं, इसके बारे में सुना भी होगा। वास्तविक नाम इसका काच था बच्चों, यह इसका रियल नेम था। वास्तविक नाम इसका काच था। कहा गया कि इसने समुद्र का पानी ही गुप्त कर गया, समुद्र के पानी को निगल गया, इसलिए इसको समुद्रगुप्त कहा गया है। समुद्र के पानी को जो गुप्त कर गया हो और फिर बाद में यूरिनेट कर दिया हो बच्चे, बाद में पानी यूरिनेट कर दिया हो, और इसलिए कहते हैं समुद्र का पानी खारा हो गया है। लेकिन यह बड़ा अतिशयोक्ति होगा कहना। समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन अंग्रेज इतिहासकार V.A. स्मिथ ने कहा है। इसलिए कहा क्योंकि समुद्रगुप्त ने 100 के आसपास लड़ाई लड़ी थी। जितनी भी लड़ाई लड़ा, सभी लड़ाई को समुद्रगुप्त जीत गया था, एक भी लड़ाई हारा नहीं। जबकि फ्रांस का किंग, यूरोप में फ्रांस का किंग नेपोलियन बोनापार्ट वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। मिस्र में भी हार गया था और स्पेन में भी हार गया था। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में हारा था। देखिए 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस में, और समुद्रगुप्त इस समय था। लेकिन अंग्रेज इतिहासकार 19वीं शताब्दी में इंडिया में आया और फिर किताब लिख दिया, उस किताब में कंपेयर कर दिया। तो किसने कहा इसको? इंडियन नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन यानी भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को V.A. स्मिथ ने कहा है। ये अंग्रेज इतिहासकार, इसने इस किताब को लिखा है, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो बच्चों, यह किताब है 19वीं शताब्दी में V.A. स्मिथ ने लिखा है, और इस किताब में इसने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया है। तो भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी लड़ाई इसने बच्चों लड़ा, उतनी लड़ाई नेपोलियन ने भी नहीं लड़ा, और सारी की सारी लड़ाई यह जीत गया था, एक भी लड़ाई इसने हारा नहीं। इवन V.A. स्मिथ ने यह भी कहा है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन बोनापार्ट से कहीं बहुत आगे था। तो दरअसल नेपोलियन बोनापार्ट महान किंग था बच्चों, फ्रांस के इतिहास में नहीं, यूरोप के इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में नेपोलियन को महान कहा गया है। और नेपोलियन आया था, आप जानते हैं, फ्रेंच क्रांति के बाद 1789 में फ्रांस में एक भयंकर क्रांति हुई थी। फ्रेंच क्रांति लुई 16 के अगेंस्ट में था। लुई 16वें के खिलाफ फ्रांस की क्रांति हुआ था। उस क्रांति में मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो 3 प्रमुख विद्वान थे, जिन्होंने लोगों को मोबिलाइज कर दिया, क्रांति करने के लिए लोगों को विवश कर दिया। 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद रेन ऑफ टेरर आया था। रेन ऑफ टेरर में लोगों को गिलोटिन कर दिया जाता था। गिलोटिन जानते हैं क्या होता है? गिलोटिन 2 ऐसे बड़े बड़े पिलर टाइप के बने होते थे, खड़े खड़े 2 ऐसे पिलर, ऊपर भी ऐसे पिलर के ऐसे बना होता था, और फिर इन दोनों पिलर के सहारे एक बड़ा सा गणासा लगा होता था। उस गणासे को छोड़ते थे तो ऐसे गिरता था, और नीचे जो था एक बेस बना होता था, वहां आदमी का सिर रख दिया जाता था। वो गणासा आता था, खचाक से उसका सिर काट देता था। इसको गिलोटिन कहा गया है, यानी रेन ऑफ टेरर। अर्थात जो फ्रांस के किंग लुई 16वें के राइट और लेफ्ट हैंड थे, उनको पकड़वा करके गिलोटिन कर दिया जाता था। तो गिलोटिन रेन ऑफ टेरर में आता है। और इसके बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की सत्ता में आया। 1815 में वाटरलू की लड़ाई हार गया,
और वाटरलू की लड़ाई में हारने के बाद ब्रिटेन ने नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़ लिया, सेंट हेलेना द्वीप में बंदी बना लिया और फिर इसको जहर देकर मार दिया। तो विश्व का महान किंग की मौत बड़ी दर्दनाक थी, जहर देकर मारा गया था। जबकि समुद्रगुप्त इंडियन नेपोलियन इंडिया में सारी लड़ाई लड़ा, कोई लड़ाई इंडिया के बाहर नहीं लड़ा, एक भी लड़ाई नहीं हारा, जितनी भी लड़ाई जीता सब जीता, मैंने जितनी भी लड़ा सब जीता था। सो नेपोलियन बोनापार्ट विश्व का महान किंग की मौत बड़ी दर्दनाक थी। तो आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आया होगा। ये सेशन बच्चों यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको समुद्रगुप्त से हम आपको आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए ठीक बच्चों, ओके बाय, सी यू।